अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर है हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेकर, और ये वीडियो आपको BMCBTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जैसे वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मराठी सुगम भारती इयत्ता 8वीं माध्यम उर्दू इयत्ता 8वीं विषय मराठी। और जो आज हम पाठ पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 11 प्राणी आणि आपण पार्ट 2। हाँ, इससे पहले हमने पार्ट 1 बनाए थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, बाद में ये वीडियो देखिए ताकि आपको पूरा सबक सही से समझ में आ जाए। तो आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, प्राणी आणि आपण पार्ट 2, जिसे लिखा है ललित गौरी डांगे ने, और मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMCBTC उर्दू दिख रहा है, उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं प्राणी आणि आपण का पार्ट 2, जिसे लिखा है ललित गौरी डांगे ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था ललित गौरी डांगे जी का परिचय, कि ये बहुत मशहूर प्रसिद्ध लेखिका है और इन्होंने बहुत से वृत्तपत्र और मासिकों में लेखन किया है। और ये लेसन जो है जंगल, प्राणी, पक्षी यानी मानव, इनके दरमियान जो एक अटूट रिश्ता है, जंगल, जानवर, परिंदे और इंसान के बीच में जो अटूट रिश्ता है, उसके बारे में इस सबक में बताया गया है कि किस तरह प्राणियों को बचाना चाहिए, किस तरह जंगल को बचाना चाहिए। और ये एक ड्रामे की सूरत में है, जो बाप और बेटे के बीच में बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, और इसमें बताया गया है कि किस तरह जंगल को और प्राणियों को बचाना चाहिए। और ये पाठ जो है निर्मल मनावर इस मासिके से लिया हुआ है। और सबसे पहले हमने एक गाना भी सुने थे, आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो मैं फिर से यहाँ पर गाना सुना देता हूँ। शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा, शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा, पोपट होता सभापती मधोमध उभा, पोपट होता सभापती मधोमध उभा, पोपट म्हणाला, पोपट म्हणाला, मित्रांनो देवाघरचे लोट, देवाघरचे लोट, तुम्हा आम्हा सर्वांना एक एक शेपूट, या शेपटाचे कराल काय? गाय म्हणाली, गाय म्हणाली, गाय म्हणाली, गाय म्हणाली, अशा अशा शेपटीने मी मारीन माशा, गाय म्हणाली, अशा अशा शेपटीने मी मारीन माशा, घोडा म्हणाला, याला धरीन त्याला धरीन, मीही माझ्या शेपटीने असेच करीन, असेच करीन, घोडा म्हणाला, याला धरीन त्याला धरीन, मीही माझ्या शेपटीने असेच करीन, असेच करीन. शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा,
शेपटीवाल्या प्राण्यांची पूर्वी भरली सभा. पोपट होता सभापती मधोमध उभा. पोपट होता सभापती मधोमध उभा. पोपट म्हणाला मित्रांनो, देवाघरचे लूट तुम्हा आम्हा सर्वांना एक एक शेपूट. शिपटे वाले प्राण्याची भरली होती सभा, ये गाना सुनकर उस पर उनकी बातचीत हो रही थी. तो सबसे पहले रोहन ने उनसे पूछा कि बाबा ये गाना जो है शिपटे वाले पुराने जो गाना है तो मैं बरसों से बचपन से सुनते आ रहा हूँ, लेकिन ऐसी सभा तो मुझे कहीं पे भी नहीं दिखी. तो बाबा कह रहे हैं कि अरे ऐसी सभा कहाँ दिखेंगी, अब छोटे मोटे जानवर है, कभी एक इधर कभी उधर कहीं इधर अगर मिल गए देखने के तो ही बड़ी बात है, ऐसी सभा अब नहीं भरती है. तो रोहन कह रहा है कि ऐसा क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप. तो बाबा कह रहे हैं कि यार दिन ब दिन जो है पक्षियों की संख्या, जानवरों की संख्या, परिंदों की संख्या जो है कम होती जा रही है, और पहले जितने मोर, पहले जितने चिड़िया दिखते थे वो अब दिखाई नहीं देते. इसके उलट ऐसा होता है कि कभी कभी कोई जंगल का जंगली जानवर, शेर वगैरह जो है बस्ती में आ जाते हैं. इसके उलट ऐसा होता है. तो रोहन कह रहा है कि हाँ सही बात है, ये मैंने भी देखा है कि एक बार आ गया तो किस तरह की घबराहट मच गई थी, चारों तरफ सब लोग घबरा गए थे, कैसी घबराहट का माहौल था. ऐसा क्यों होता है बाबा. तो बाबा कह रहे हैं कि अरे इंसानों ने जो है उनके घर पर कब्जा कर लिया है. किसके घर पर, जानवरों के घर पर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है. तो रोहन कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, जानवरों के घरों पर हमने कब्जा कर लिया है. तो कह रहे हैं कि हमने जंगल काट दिए. जंगल क्या है, उनका घर मतलब जंगल, किनका घर, हाँ प्राणियों पक्षियों का घर मतलब उनका जंगल. हमने क्या किया, जंगल काट दिए हैं, दरख्तों को काट दिया है, बड़े बड़े पहाड़ टेकड़ियों को सपाट कर दिया है, और उसकी जगह पर हमने हमारे घर बांधे, बड़े बड़े कारखाने बांधे, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनवाई है, बराबर ना. तो अब प्राणी जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, तो आ गए अपने बस्ती में घूमते फिरते. रोहन बोल रहा है पण बाबा झाडापासून आम्हाला खूप फायदा होता, झाड़ों से तो हमें, दरख्तों से हमें बहुत फायदे होते हैं. तो बाबा कह रहे हाँ दरख्तों से हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, इसीलिए तो दरख्तों को काटा जा रहा है. इमारत बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, घर बनाने में लकड़ी का इस्तेमाल होता है, फर्नीचर बनाने में, जलाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल होता है. ऐसे बहुत जगहों पर लकड़ी का इस्तेमाल होता है, बराबर ना. और जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ज़रूरत भी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे दरख्त भी क्या किए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, जंगल नष्ट की जा रही है. प्राणी और पक्षियों का वो घर है, उनके घर कम हो रहे हैं, उनके खाने की तादाद, जो खाने के लिए उनको चीज़ें चाहिए उसकी तादाद भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है, बराबर ना. और ऐसे में अगर कोई एक प्राणी की संख्या कम हो जाती है तो उसका परिणाम जो है पूरी सृष्टि पर होता है. एक नैसर्गिक अन्न साकड़ी जो चैन होती है उस पर उसका पड़ता है. तो बाबा कह रहे हैं कि उसे संतुलित रहना चाहिए, उसमें से कोई भी एक चीज़ कम नहीं होना चाहिए. यहाँ तक हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे. अब बढ़ते आगे और देखते हैं आज का पार्ट. रोहन हो बरोबर, क्या बोल रहे हो कि हो बरोबर, अन्न साखळी वाघ हरणावर अवलंबून असतो, हरिण गवतावर अवलंबून असतो. जर गवत कमी झालं तर वाघाची संख्या कमी होईल, हो ना बाबा. क्या बोल रहा है रोहन, उसके समझ में आ गया बाबा क्या कह रहे हैं कि हमें जो है, क्या कह रहा है रोहन कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है कि जैसे क्या होता है, शेर जो है हरण पर निर्भर होता है, और हरण कहाँ पर होती है, घास पर निर्भर होती है. अगर घास कम हो गया तो हिरन भी नहीं बचेंगी क्योंकि उसे खाने के लिए घास लगती है, और हिरन नहीं रहेंगी तो शेर भी जिंदा नहीं रहेगा, हो ना बाबा. वो अपने बाबा से पूछ रहा है. बाबा अगदी बरोबर रोहन, एकदम सही बोला रोहन कि हिरन जो है घास पर निर्भर होती है, और घास जो है सूरज और खाद पे निर्भर होता है, और खाद हमें जानवरों से मिलती है, शेर से मिलती है, और शेर जो है हिरन पर, और हिरन जो है घास पर. इस तरह जो एक चैन बनी है, ये चैन में से कोई भी एक हिस्सा मिस हो गया तो पूरी चैन नष्ट हो सकती है. अगदी बरोबर रोहन, तुमने बिल्कुल सही कहा रोहन. आणि तसंच वनस्पतीवर किडे अवलंबून असतात, किड्यावर
बेडक, बेडकवर साप आणि सापावर घार. क्या बह रहे हो. तसेच वनस्पतिवर यानी जो दरख्त होते, पौधे होते हैं, घास होती है, उस पर क्या होते हैं, कीड़े, उस पर कीड़े निर्भर रहते हैं. क्या होते हैं, कीड़े. और कीड़ों पर कौन निर्भर रहता है, मेंढक, बेडुक जिसे कहते हैं, मेंढक. और मेंढक पर सांप, और सांप पर जो है घार, है ना, वॉल जिसे कहते हैं ना, वो निर्भर रहती है. तो इसमें से अगर एक भी चैन मिस हो गई, बराबर ना, बीच में का एक भी प्राणी या एक भी परिंदा अगर बीच में से मिस हो गया, निकल गया बाहर, तो पूरी चैन डिस्टर्ब हो सकती है. हाँ, ये हमारे क्या है, गिज़ाई जंजीर इसे कहा जाता है. और तमाम चीज़ें उस पर क्या होती है, निर्भर होती है. बाबा हो आणि या अन्न साखळीतला एक घटक जरी कमी झाला, जैसे की मैंने आपको अभी बताया, एक घटक जरी कमी झाला किंवा जास्त झाला तरी संपूर्ण अन्न साखळीचा तोल जातो व त्याचा परिणाम सृष्टीवर होतो. क्या बोल रहे कि हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि वनस्पति पर कीड़े, कीड़े पर मेंढक, मेंढक पर सांप और सांप पर घार, ओल, ये निर्भर होते हैं. ये बात सही है. और इसमें से एक भी घटक, अगर एक भी पक्षी या प्राणी कम हो गया और या ज़्यादा हो गया, तो उसका परिणाम पूरी सृष्टि पर होता है. हाँ, समझ में आ रहा है आपके. हाँ, क्या कह रहे हैं वो, कि पूरी सृष्टि पर होता है. बढ़ते आगे. रोहन, पण मग यावर काय उपाय नाही का. तो क्या कह रहा है रोहन, कि इस पर कोई उपाय नहीं है क्या, ये समस्या का कोई समाधान नहीं है क्या, ये मसले को हल नहीं कर सकते हैं क्या. रोहन पूछ रहा है बाबा से. देखिए बाबा क्या कह रहे हैं. अरे, म्हणून तर जैवविविधतेच्या संरक्षण करार सुंदरा परिषदेमध्ये करण्यात आला. ब्राझीलमध्ये 1992 साली या परिषदेत अनेक देशातील प्रतिनिधी जैवविविधता संरक्षण करार सह्या केल्या. दुर्मिळ जात्याच्या सजीवांच्या संरक्षणाचे उपाय केले. देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने लिखा हूँ, उसको क्या कहते हैं. जैव विविध यानी बायोडायवर्सिटी और संरक्षणाचा करार मतलब एग्रीमेंट ऑफ प्रोटेक्शन. ये करार हुआ था ब्राज़ील में 1992 को. और इसमें अलग अलग देशों के प्रतिनिधि जो है, अलग अलग देशों के सब लोग वहाँ पर शामिल हुए थे और उन्होंने उस पर करार किया था कि उनकी सुरक्षा की जाएंगी. और उस पर सबने सही किया था, हस्ताक्षर किए थे, दस्तखत किए थे, सिग्नेचर किया था. और दुर्मिळ जात्याच्या संजीवन संरक्षणाचा उपाय केले. जो यानी दुर्मिळ मतलब जो बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, यानी एकदम रेयर पाए जाते हैं, ऐसे प्राणियों की और जानवरों की सुरक्षा और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग करेंगे. यह हुआ था 1992 में. रियो अर्थ समिट भी इसे कहते हैं. यहाँ पे उसकी कुछ तस्वीरें आपके सामने दिख रही है कि ये समिट हुआ था 1992 को, जिसमें ये तय किया था कि इनकी हिफाजत हमें करना है. समझ में आ रहा है आपके. चलिए बढ़ते आगे. रोहन, दुर्मिळ जातीचे सजीव म्हणजे काय. हाँ, अब उसको परेशानी हो गई रोहन को कि दुर्मिळ म्हणजे काय, दुर्मिळ जातीचा सजीव म्हणजे काय. बाबा कह रहे आगे, क्या कह रहे बाबा, क्या कह रहे, देखिए. दुर्मिळ जातीचे सजीव म्हणजे ज्या वनस्पती किंवा प्राण्याच्या प्रजातीच्या ऱ्हास होत आहे, त्यांची संख्या कमी कमी होत आहे, त्यांना दुर्मिळ सजीव असा म्हणतात. समजला. दुर्मिळ म्हणजे ज्या वनस्पती किंवा प्राण्याची प्रजातीचे ह्रास होता है, यानी ऐसे पेड़ पौधे या ऐसे परिंदे या ऐसे पक्षी
जो क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, एकदम कम तादाद में पाए जा रहे हैं, या तो बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं. त्यांची संख्या कमी होत आहे. यानी उनकी जो तादाद होय वो क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है. त्यांना दुर्मिळ सजीव असं म्हणतात. उनको दुर्मिळ सजीव कहते हैं. समझला. यानी ऐसे जानवर, ऐसे पेड़, ऐसे पौधे जो बहुत कम तादाद में पाए जाते हैं, और कम तादाद में तो पाए जाते ही है, साथ ही साथ वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म भी होते जा रहे हैं. ऐसे सजीव को दुर्मिळ सजीव कहते हैं. और उनकी हिफाजत के लिए ही ये 1992 ब्राज़ील में समिट हुआ था. उनकी हिफाजत के लिए तमाम मुल्कों ने वहाँ पर आए थे और उस पर दस्तखत की थी कि हाँ, हम इससे हिफाजत करेंगे. समझ में आ रहा है. दुर्मिळ जातीचा सजीव म्हणजे काय, ये रोहन ने पूछा. तो बाबा ने कहा कि ऐसे प्राणी जो ख़त्म हो रहे हैं और कम तादाद में पाए जाते हैं, उनकी हिफाजत करने के लिए, और कम तादाद में वो लोग पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें दुर्मिळ कहा जाता है, रेयर कहा जाता है. समझ में आ रहा है. समझ में आया आपके. चलिए बढ़ते आगे. रोहन, दुर्मिळ सजीवांना संरक्षण कसं देणार. हाँ, आपने तो कह दिया कि वो दुर्मिळ है और हम उसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आप उनका संरक्षण यानी आप उनकी हिफाजत कैसे करेंगे, किस तरह उनकी हिफाजत आप करेंगे, कैसे करेंगे बताइए. बाबा, त्यासाठी तर काही कायदे करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय उद्याने उभारणे यांची निर्मिती करण्यात आली. संकटग्रस्त किंवा दुर्मिळ होत असलेल्या प्रजातीचे संवर्धनासाठी खास प्रकल्प तयार केले. बियाणे, पेढे व गुणसूत्र पेढ्या अशा शास्त्रीय आधुनिक प्रयोगाद्वारे जैवविविधतेचे जपणूक करण्यात येते. क्या कह रहा है रोहन के दुर्मिळ सजीवांचे संरक्षण कसे देणार, उनकी हिफाजत कैसे करेंगे आप. तो बाबा कह रहे त्यासाठी तर काही कायदे करण्यात आले आहेत. उसके लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं. राष्ट्रीय उद्याने उभारणे यांची निर्मिती करण्यात आली. नेशनल पार्क बनाए गए हैं, नेशनल पार्क खड़े किए गए, नए तरह से बनाए गए हैं. संकटग्रस्त किंवा दुर्मिळ होत चाललेले प्रजातीचे संवर्धनासाठी खास प्रकल्प तैयार केले हैं. जो संकटग्रस्त यानी जिन पर आफत आई है या वो कम होते जा रहे हैं, या ऐसे जो दुर्मिळ है यानी बहुत रेयर है, ऐसे प्राणियों की, ऐसी पक्षियों की या ऐसे दरख्तों की हिफाजत के लिए खास प्रकल्प प्रोग्राम तैयार किया गया है, और उसका उपयोग भी किया जा रहा है, प्रयोग भी किया जा रहा है बार बार, और उसको अमल में भी लाया जा रहा है. ऐसा नहीं है कि बस हिफाजत करने का हमने बोल दिया और हिफाजत हो गई, नहीं, बल्कि उस पर क्या है, अमल भी किया जा रहा है, उसके लिए बनाया भी जा रहा है. अलग अलग तरीके से प्रोग्राम बनाया जा रहा है और उस पर अमल करवाया भी जा रहा है. जो लोग ख़त्म होते जा रहे हैं, प्राणी, पक्षी, परिंदे, दरख्त, उनकी हिफाजत के लिए प्रोग्राम तैयार किया गया है और उसको अमल में भी लाया गया है. नए नए प्रयोग भी किए जा रहे हैं ताकि उनको हम बचा सके, उनकी हिफाजत हम कर सके. नेशनल पार्क बनाए गए हैं, उसमें जानवर को रखा गया है, और जो ऐसे एरिए हैं जहाँ पर जानवर ऑलरेडी पाए जाते हैं तो उसको नेशनल पार्क बोलकर घोषित भी किया गया है, और उसकी हिफाजत भी की गई कि उसको कभी काटा नहीं जाएगा और वहाँ पर लोग आएंगे जाएंगे भी नहीं. इस तरह और भी उनकी हिफाजत होगी. बढ़ता है की रोहन, हे छान झालं. मग अभयारण्य म्हणजे नक्की काय. बाबा, हे बघ, जैवविविधता टिकण्यासाठी काही भाग हा राखीव जैव भाग म्हणून घोषित करण्यात आले आहे, तर काही उभारण्या म्हणून. हाँ, क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि अभयारण्य मतलब नए तरीके से बनाना नेशनल पार्क, और कुछ नेशनल पार्क जो है घोषित किए गए, जो ऑलरेडी बड़े बड़े जंगल थे उनको नेशनल पार्क बोलकर घोषित किया गया है. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ हिस्सा जंगल का रहता है, ऑलरेडी जंगल है तो उसको घोषित कर दिया जाता है कि हाँ, ये क्या है,
रिजर्व है नेशनल पार्क के लिए, और कुछ जो है नई तरीके से, बिल्कुल नई तरीके से नेशनल पार्क बनाया जाता है। वहाँ पे दरख्त उगाए जाते हैं, जानवरों को लाया जाता है और इस तरह का नेशनल पार्क बनाया जाता है। ये फ़र्क है दोनों में नक्की, उभारने और राखी करने में। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते आगे, देखते हैं आगे क्या कह रहा है रोहन। हो बाबा, आपण सर्वांनी जर नियमाचे आणि कायद्याचे पालन केले तर प्राणी, पक्षी, झाडं यांचे संरक्षण होईल. कारण निसर्गातली इतकी विविधता पाहिली की किती छान प्रसन्न वाटत ना. झाडामुळे औषध, मसाल्याचे पदार्थ, मेण, लाख, राळ, मध या वस्तू तर भरपूर मिळतीलच, पण प्राण्याचे नैसर्गिक घर म्हणजे जंगलसुद्धा टिकतील. आणि मग एक दिवस खरोखरच गाण्यात म्हटल्याप्रमाणे प्राण्याची सभा भरेल. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रोहन कि हाँ बाबा, अगर हम सब अगर नियमों का पालन करें और कायदे से चले, दरख्तों को ना काटे, जंगलों को ना काटे, तो प्राणियों की और पक्षियों की और झाड़ों की हिफाजत खुद ब खुद हो सकती है. और क्या होता है, हाँ, निसर्ग जो है ऑटोमेटिक क्या होता है, सुंदर बनता जाएगा. इसमें इतनी विविधता है, इतने अलग अलग इसके अंदर प्रकार है कि इसको देखकर क्या होते हैं, हमें खुशी होती है. झाडामुळे औषध, क्या बोल रहा है वो कि झाडामुळे हमें क्या मिलते, औषध, दवाइयाँ मिलती है, मसाल्याचे पदार्थ, मसाले मिलते हैं, मेण, लाख, राळ, मध या वस्तू तर भरपूर मिळतलेच, पण और क्या क्या मिलता है, लाख मिलती है, राह मिलती है, शहद मिलता है, गोंद मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमें दरख्तों से मिलती है. और क्या होगा, ये सब तो हमें मिलता है, उनकी हिफाजत भी होंगी. और दूसरी बात ये है कि नैसर्गिक की हिफाजत भी होंगी, और उनका जो नैसर्गिक घर है प्राणियों और पक्षियों का, वो खुद क्या रहेगा, बराबर से रहेगा, है ना. अगर हम सब ने नियमों और कायदों का पालन किए, सही तरीके से हम चले, दरख्तों को ना काटे, तिकड़ियों को ना काटे और उनकी हिफाजत की, तो एक दिन ज़रूर ऐसा हो सकता है कि शिफ्टे वाले प्राण्याची एक बार सभा दोबारा भर सकती है. और ये गाना सच में हो सकता है कि हाँ, कि शिफ्टे वाले प्राण्याची पुन्हा भरली होती सभा. समझ में आ रहा है? ये गाना हम दोबारा सुन सकते हैं और उनकी सभा भी हम लोग भरा सकते हैं. कब? जब हम नियमों का पालन करेंगे. समझ में आ रहा है आप लोगों के? हाँ, हम लोगों को क्या करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए. इससे पहले भी मैंने आप लोगों को बताया को दरख्त उगाना ही चाहिए. दरख्त से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं. दरख्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. दरख्त से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमें वहाँ से ऑक्सिजन मिळता आहे. बाबा कह रहे आणि त्यांचे संरक्षण केल्याबद्दल ते आपल्याला धन्यवाद देतील, हो ना. हाँ, और हम लोगों ने उनकी हिफाजत की, किसकी, परिंदों की, पक्षियों की, जानवरों की, दरख्तों की हिफाजत की. इसके बदले हम वो क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे. क्या करेंगे, धन्यवाद देंगे, है ना. हमें थैंक यू बोलेंगे. बाबा कह रहे ऐसा कि उनकी हिफाजत हमने की, इसलिए वो क्या कहेंगे, हमें धन्यवाद कहेंगे. तो रोहन कह रहा है हो नक्कीच, यस यस यस, वो हमें बिल्कुल क्या करेंगे, धन्यवाद कहेंगे, हमारा थैंक यू हमें कहेंगे. क्यों? क्योंकि हमने उनकी क्या की, हिफाजत की. हाँ, जानवरों की हिफाजत की, परिंदों की हिफाजत की, पक्षियों की हिफाजत की, और उसके बदले में वो हमें थैंक यू ज़रूर बोलेंगे. बराबर ना. तो रोहन कह रहे हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, हमें क्या कहेंगे, थैंक यू कहेंगे. तो बच्चों, आज का जो पार्ट था प्राणी आणि आपण, इसका पार्ट 2 यहीं पर ख़त्म होता है. देख लेते हैं शब्दार्थ. कब्जा करने मतलब ताळ मिळवणे, दुर्मिळ मिळण्यास कठीण यानी जो रेअर कंडिशन पाहिजे, ऱ्हास यानी नाश, आभारणे मतलब प्राणी पक्षी जातीचे निर्भयपणे वावरू शकत असले ठिकाण, संवर्धन यानी वाढ विकास. तो बच्चों, आज का ये पार्ट, आज का ये सबक, आज का ये लेसन, आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है. मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर.
तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।